नमस्कार, मैं साक्षी मिश्रा जुडिशियल वर्ड के हिंदी केस लॉ सीरीज में एक बार फिर से एक नए केस लॉ के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये केस है सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघ 2023, जो भारत में समलैंगिक विवाह से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले सहित कई ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत में यौन और लैंगिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को विवाह करने और परिवार शुरू करने की क्षमता प्रदान की जाए या नहीं। 52 याचिकाकर्ताओं ने 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 20 संबंधित मामले दायर किए, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति SK कौल, SR भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा शामिल थे। भेदभाव से सुरक्षा, समानता, सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता और स्वायत्तता के अधिकार के साथ साथ विवेक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मद्देनजर याचिकाकर्ता यौन और लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायों के जोड़े और व्यक्ति विवाह करने और परिवार शुरू करने की अधिकार की मान्यता की मांग करते हैं। न्यायालय की संस्थागत बाधाओं के कारण निर्णय केंद्र सरकार को एक समिति बनाने का निर्देश देता है, जो विवाह में समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों की सीमा निर्धारित करेगी। लेकिन यह वर्तमान कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं देता है, जबकि जस्टिस कौल और नरसिम्हा के कई बिंदुओं पर अलग अलग दृष्टिकोण थे। जस्टिस भट्ट के असहमतिपूर्ण निर्णय ने इस क्षेत्र में एक सकारात्मक संवैधानिक अधिकार की धारणा को पूरी तरह से नकार दिया। यह निर्णय सामाजिक परिवर्तन में न्यायपालिका के कार्य, नीतिगत मुद्दों पर विधायिका के साथ कैसे बातचीत करता है और संविधान की व्याख्या कैसे करता है के बारे में कई मुद्दे प्रस्तुत करता है। सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में भारतीय कानून में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। मामले के तथ्य कुछ इस प्रकार से हैं। समलैंगिक जोड़ों ने 14 नवंबर 2022 को 2 याचिकाएं दायर की, जिसके तहत वे भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग कर रहे थे। इन याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम 1954 में मौजूद कुछ प्रावधानों और उनकी वैधता का उल्लेख किया गया था। 2 याचिकाएं दायर करने वाले व्यक्तियों के नाम थे सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय दंग, पहली याचिका, और दूसरी याचिका पार्थ फिरोज मल्होत्रा और उदय राज आनंद द्वारा। इस मामले को समझने के लिए नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ AIR 2018 SC 4321 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पृष्ठभूमि की जांच करना बेहद अनिवार्य है। नवतेज सिंह जौहर मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया गया था, लेकिन यह असंवैधानिकता केवल उन विवाहों के संबंध में घोषित की गई थी जो समान लिंग के 2 लोगों के बीच उनकी सहमति से किए गए थे। धारा 377 के प्रावधानों में पहले एक ही लिंग के 2 व्यक्तियों के बीच संभोग, प्रकृति के विरुद्ध शारीरिक संभोग को अपराध माना जाता था और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बना दिया था, जिससे व्यक्ति के अधिकार को प्राथमिकता दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अकेले धारा 377 द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार यह निर्णय समलैंगिक समुदाय के लिए सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाला पहला निर्णय था। हालांकि तब से समलैंगिक समुदाय को गारंटीकृत किए जाने वाले कई अन्य अधिकारों के लिए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे प्रमुख अधिकारों में से एक, जिसके लिए कई अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, वह है समलैंगिक समुदाय को दिया जाने वाला विवाह करने का अधिकार, ताकि समान लिंग के लोगों को कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति मिल सके। याचिकाओं के पीछे मुख्य उद्देश्य समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना है, जो उन्हें समाज से अलग रखकर किया जाता है। उन्हें वे मूल अधिकार न देकर जो अन्यथा बड़े पैमाने पर अन्य लोगों को उपलब्ध है। यह भी कहा जा रहा था कि चूंकि न्यायालय ने पहले ही समान लिंग के लोगों के बीच संभोग और संबंध बनाने के अधिकार को गैर विषम लैंगिक संबंध माना है, इसलिए अब उन्हें विवाह करने का अधिकार देना भी आवश्यक है, ताकि उस स्वतंत्रता का सार लोगों तक पहुंच सके। वर्तमान मामला भी इसी मुद्दे से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे लोगों द्वारा सामना की जा रही हिंसा
और भेदभाव को संबोधित करने और इसे हमेशा के लिए समाप्त करने की तीव्र आवश्यकता बताते हुए उक्त मामले का स्वतः संज्ञान लिया। न्यायालय ने कुल 20 याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया जो समान राहत की मांग के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई थी। चूंकि मामला अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उक्त मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को नियुक्त किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना था कि क्या भारत में समान लिंग विवाह की अनुमति दी जा सकती है। उक्त मामले में मुख्य मुद्दे को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि क्या समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने के मौलिक अधिकार से वंचित करना उनकी निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख था, इस पर आगे बढ़ने से पहले आइए न्यायालय के निर्णय को अधिक व्यापक रूप से समझने के लिए उक्त मामले में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विश्लेषण करते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा और विभिन्न वरिष्ठ विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए व्यापक तर्कों का सार कुछ इस प्रकार से है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही LGBTQIA व्यक्तियों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में सम्मान, समानता और गोपनीयता के अधिकार की मान्यता को मंजूरी दे दी है, इसलिए उन्हें विवाह करने का अधिकार प्रदान करना और उनकी गारंटी देना केवल उसी का एक अनुवर्ती कदम है और बिल्कुल भी कोई नई बहस नहीं है जिसे शुरू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार कुछ कारण हैं जिनके लिए LGBTQIA व्यक्तियों को विवाह करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसमें से पहला कारण है संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता और आज़ादी का अधिकार व्यक्तियों को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है और इसलिए यह अधिकार LGBTQIA व्यक्तियों को भी दिया जाना चाहिए। दूसरा कारण, विशेष विवाह अधिनियम 1954 इन अधिकारों का उल्लंघन करता है और इस प्रकार असंवैधानिक है क्योंकि यह समान लिंग के लोगों के बीच विवाह से इनकार करता है। यह उन लोगों के समूह के खिलाफ भेदभाव के बराबर है जिनका यौन अभिविन्यास अलग है। तीसरा कारण, ऐसा कोई स्पष्ट वैध राज्य हित नहीं है जिसे समान लिंग के व्यक्तियों से विवाह करने के अधिकार से वंचित करके सुरक्षित किया जा सके। चौथा कारण, उन्हें यह अधिकार देना एक तरह से राष्ट्र की संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने का एक तरीका है। यह कहा जा सकता है क्योंकि संवैधानिक नैतिकता के एक हिस्से के रूप में कहा गया है कि हमारा समाज बहुलवादी और समावेशी होना चाहिए। चूंकि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसलिए इसे समाज में हाल की घटनाओं और परिवर्तनों के साथ अद्यतन रखने के लिए समय के हर अंतराल पर इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। पांचवा कारण, यह भी उल्लेख किया गया कि यदि विशेष विवाह अधिनियम 1954 को भारतीय संविधान के अनुरूप पढ़ा जाए तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समलैंगिक विवाह को पहले से ही अनुमति दी गई है। इसे इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, अधिनियम की धारा 2B के अनुसार पुरुष और महिला का अर्थ किसी भी व्यक्ति को शामिल करता है। उसके बाद याचिकाकर्ताओं का विरोध करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए जो तर्क थे वो इस प्रकार थे, जिसमें से पहला तर्क है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 एक स्वतंत्र कानून नहीं है बल्कि सामान्य विवाह कानूनों की एक प्रजाति है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रजनन विवाह का एक प्रमुख पहलू है और गैर विषम लैंगिक मिलन में यह असंभव है, इसलिए इसे पहले स्थान पर विवाह नहीं माना जा सकता है। दूसरा तर्क, विशेष विवाह अधिनियम 1954 की असंवैधानिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि इस कानून के निर्माण के समय गैर विषम लैंगिक मिलन का कोई अस्तित्व नहीं था और इसलिए अब यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून ने ऐसी किसी चीज को बाहर करने की कोशिश की कि जो उस समय मौजूद ही नहीं थी जब इसे बनाया गया था। तीसरा तर्क, न्यायालयों के लिए नीति निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करना और इस तरह गैर विषम लैंगिक जोड़ों पर लागू विवाह के अधिकार का आदेश देना संभव नहीं है। इससे सबसे पहले तो न्यायालय को कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी और दूसरी बात, अगर वह ऐसा करने की अनुमति देता है तो भी कई कानूनों को फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण तर्क यह है कि क्या विवाह करने का अधिकार संविधान द्वारा निहित रूप से गारंटीकृत है, क्योंकि यह सच हो सकता है कि अनुच्छेद 19 में किसी व्यक्ति की कामुकता का अधिकार शामिल है,
लेकिन संविधान में मौजूद नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत कोई भी अनुच्छेद विवाह करने या संघ बनाने के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। अंतिम तर्क जो दिया गया था वो इस प्रकार है कि राज्य हर तरह के रिश्ते को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है और इसलिए वह केवल उन रिश्तों को ही महत्व देता है जिसमें उसका हित है। विषम लैंगिक संबंधों को समाज के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आइए मामले के निर्णय को जानते हैं। उपयुक्त मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि विवाह करने का अधिकार अपने आप में मौलिक अधिकार नहीं है और यह किसी अन्य मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। न्यायालय ने अपने रुख को स्पष्ट करने के लिए 2 पहलुओं साथी चुनना और विवाह करना के बीच अंतर का भी इस्तेमाल किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब विवाह करने के अधिकार की बात आती है तो साथी चुनने के अधिकार के बारे में सवाल था, लेकिन जब विवाह करने की अधिकार की बात आती है तो उसने पहले ही फैसला कर लिया था। लेकिन इसे मंजूरी देने वाला कानून बनाना राज्य पर ही निर्भर है। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा विवाह के परिणाम स्वरूप चर्चा किए गए सभी अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाला लाभ है, न कि विवाह में निहित कुछ। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसलिए कि LGBTQIA लोगों को विवाह करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें अपनी निजता, पसंद और स्वायत्तता के अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये वे पहलू हैं जिन्हें पहले IPC की धारा 377 को खत्म करते समय ध्यान में रखा गया था। इस फैसले में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 19, 21 और 25 के गहन विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य हर तरह के नागरिक मिलन को विवाह के रूप में मान्यता देने के लिए कोई सकारात्मक दायित्व के अधीन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक नए केस लॉ के साथ।